हेलो दोस्तों, मेरा नाम जाहिद हमीद है। आज के वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है गट माइक्रोबायोटा एंड मेंटल हेल्थ। इसमें हम देखेंगे कि कैसे हमारे अंदर जो माइक्रोब्स रहते हैं वो हमारे मेंटल हेल्थ को कैसे रेगुलेट करते हैं, और अगर इनमें इम्बेलेंस हो जाए तो उस सूरत में ये कैसे हमारे मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे जो ये गट माइक्रोबायोटा होता है या जिसको गट फ्लोरा बोलते हैं, ये क्या होते हैं। ये होती है ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, और इनमें फंजे भी होते हैं, वायरसेस भी होते हैं एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनमें होते हैं लिविंग इनसाइड द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में रहते हैं, मेनली जो है लार्ज इंटेस्टाइन में रहते हैं, कोलान में। गट माइक्रोब्स प्ले ए क्रूशियल रोल इन मेंटल हेल्थ थ्रू गट ब्रेन एक्सिस। ये जो माइक्रोब्स होते हैं जो हमारे बेनिफिशियल गट माइक्रोब्स, इनको बोलते हैं बेनिफिशियल गट माइक्रोब्स, हमारे अंदर जो रहते हैं ये मेंटल हेल्थ को रेगुलेट करते हैं थ्रू गट ब्रेन एक्सिस। ये जो गट ब्रेन एक्सिस होता है बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। इसमें जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे गट में होते हैं ये ब्रेन के साथ कम्युनिकेट करते हैं इसी गट ब्रेन एक्सिस के थ्रू। इस पे हम आगे बात करेंगे। हम देखेंगे की मैकेनिज्म लिंकिंग द गट माइक्रोब्स एंड द मेंटल हेल्थ। अब हम देखेंगे कौन कौन से मैकेनिज्म्स होते हैं जो लिंक करते हैं गट माइक्रोब्स एंड मेंटल हेल्थ। पहला जो है न्यूरोट्रांसमीटर प्रोडक्शन। न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं यूज्ड बाय ब्रेन टू ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, जो है सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं। पहला जो है सेरोटोनिन, जो गट माइक्रोब्स जो बनाते हैं, पहला है उनमें से सेरोटोनिन। इसको कहते हैं फील गुड केमिकल। ये जो है मूड रिलेशंस में यूज होता है, हैप्पीनेस और वेलबींग में यूज होता है। इसको जो हमारे गट बैक्टीरिया बनाते हैं उन्हें लैक्टोबैसिलस और बाइफिलोबैक्टीरिया। दूसरा न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे गट बैक्टीरिया बनाते हैं, उनमें आता है गामा एमाइनो ब्यूटेरिक एसिड। ये जो है इसको कहते हैं कामिक न्यूरोट्रांसमीटर। इट प्रमोट्स रिलैक्सेशन एंड कामनेस। इसके जो अगर लो लेवल्स हो गए बॉडी में, इससे हो जाती है एंजाइटी हो सकती है, स्ट्रेस डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, इंसोम्निया हो सकते हैं। इसको हमारे गट बैक्टीरिया बनाते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस होता है या बाइफिडोबैक्टीरियम, जो कि सेरोटोनिन को भी बनाते हैं। तीसरा न्यूरोट्रांसमीटर जो है जो हमारे गट माइक्रोब्स बनाते हैं उसका नाम है डोपामीन। डोपामीन जो है इसको कहते हैं रिवार्ड केमिकल। इट प्लेज ए मेजर रोल इन प्लेजर, मोटिवेशन एंड लर्निंग। और अगर इसके लो लेवल्स होंगे बॉडी में, उसकी वजह से क्या हो सकता है, लो मोटिवेशन होता है, डिप्रेशन, फैटिग हो सकता है। अब हम देखेंगे दूसरा मैकेनिज्म लिंकिंग गट माइक्रोब्स एंड मेंटल हेल्थ, इन्फ्लेमेशन एंड इम्यून सिस्टम मॉड्यूलेशन, डिसबायोसिस एंड इम्बैलेंस्ड गट माइक्रोब्स। डिसबायोसिस जो होता है ये इम्बैलेंस, इसमें इम्बैलेंस हो जाते हैं। इसमें हमारे नंबर ऑफ गुड बैक्टीरिया जो हैं, बेनिफिशियल बैक्टीरिया, इसका जो नंबर होता है कम हो जाता है, और जो हार्मफुल बैक्टीरिया जो है इनका नंबर जो है ज्यादा हो जाता है। इसको कहते हैं डिसबायोसिस। डिसबायोसिस से क्या हो जाता है, इससे हो जाता है लीकी गट। हमारे जो इंटेस्टाइन्स होते हैं, नॉर्मली जो होते हैं इंटेस्टाइन्स, हार्मफुल सब्सटेंसेस जो है ब्लड स्ट्रीम में पास एलो नहीं करते हैं। लेकिन अगर लीकी गट होगा, लीकी गट से डिसबायोसिस से हो जाता है। जब हमारे अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया का नंबर बढ़ जाता है, उसकी वजह से लीकी गट हो जाता है, इंटेस्टाइन वाल जो है डैमेज हो जाता है। उसकी वजह से जो हार्मफुल बैक्टीरिया या हार्मफुल एंडोटॉक्सिन्स जो कि बैक्टीरिया सीक्रेट करते हैं, जैसे एलपीएस, लिपोपॉलीसैकेराइड्स, जो कि टॉक्सिन्स होते हैं, ये जो टॉक्सिन्स बन जाते हैं या हार्मफुल बैक्टीरिया भी पास हो जाते हैं, ये ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। जब ये ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं तो फिर ये ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसकी वजह से न्यूरो इन्फ्लेमेशन हो सकता है, उसकी वजह से एंजाइटी डिप्रेशन हो सकता है, या न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर जैसे पार्किंसनिज्म हो सकता है, या अल्जाइमर डिजीज हो सकती है। अब हम देखेंगे इन्फ्लेमेशन क्या होता है, इससे क्या है हमें हेल्प होगी इस टॉपिक को समझने में। इन्फ्लेमेशन जो होता है ये बॉडी नेचुरल डिफेंस अगेंस्ट इंजरी और इन्फेक्शन होता है। ये नेचुरल डिफेंस होता है अगेंस्ट, अगर इंजरी होगी या इन्फेक्शन होगा हमारी बॉडी में, ये नेचुरल डिफेंस होता है इन्फ्लेमेशन। ये जो है हीलिंग प्रोसेस होती है इन्फ्लेमेशन। अब हम देखेंगे एक्यूट इन्फ्लेमेशन।
एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो है शॉर्ट टर्म होती है, शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स टू इंजरी और इन्फेक्शन, जो शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स होता है इन्फेक्शन और इंजरी के खिलाफ, और इट लास्ट्स फॉर फ्यू डेज। ये जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है ये कुछ दिन तक जो है चलती है, कंटिन्यू रहती है कुछ दिन तक, फिर खत्म हो जाए। जैसे हीलिंग ऑफ वाउंड, वाउंड जो है हील होता है 1 हफ्ते तक लगभग हो जाता है, तो इसको कहते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन। फिर दूसरा जो है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो है ये लॉन्ग टर्म लो ग्रेड रेस्पॉन्स होता है अगेंस्ट इन्फेक्शन और इंजरी। ये जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो होता है ये कंटिन्यू चल सकता है, कुछ हफ्तों से लेकर कुछ सालों तक भी चल सकते हैं। ऐसी बात है कि जैसे हमारी बॉडी हमेशा किसी चीज के खिलाफ फाइट कर रही हो, और इस वजह से क्या होता है कि हमारे इम्यून सेल्स भी जो है वेस्ट होते हैं, और इसकी वजह से क्या है कि सेलुलर डैमेज हो जाता है, टिश्यू डैमेज हो जाता है लॉन्ग टर्म लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन से। अब हम देखेंगे कि इन्फ्लेमेशन से जो है डिप्रेशन कैसे हो सकता है, हाउ इन्फ्लेमेशन में लीड टू डिप्रेशन। इन्फ्लेमेशन में क्या हो जाता है कि साइटोकाइन्स प्रोडक्शन बढ़ जाती है। ये स्मॉल प्रोटीन्स होते हैं जो कि एक्ट करते हैं केमिकल मैसेंजर्स इन द इम्यून सिस्टम। ये क्या करते हैं, इम्यून रेस्पॉन्स के दौरान ये सिग्नल करते हैं इम्यून सेल्स को टू मूव टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन और इंजरी। तो इनका ही काम होता है जो इम्यून सेल्स को बुलाते हैं साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन पे, जहाँ पर इंजरी हुई हो या इन्फेक्शन हुआ। इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स है जो इन्फ्लेमेशन में इंक्रीज हो जाते हैं, वो है जैसे इंटरलोकिन 6, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, या सी रिएक्टिव प्रोटीन। जैसे सी रिएक्टिव इन्फ्लेमेशन होता है, जैसे किसी को रेमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या इन्फेक्शन होता है, उनमें ये सी रिएक्टिव प्रोटीन इसकी जो लेवल है बढ़ जाती है। उससे हमें पता चलता है कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन है। एंजाइटी या डिप्रेशन जिनमें होता है उनमें ये देखा गया है कि प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स जो है वो बॉडी में ज्यादा होते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये भी प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन जो है ये जो है ब्रेन क्रॉस करते हैं। ब्रेन जब क्रॉस करते हैं वहाँ ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम को डिसरप्ट कर सकते हैं, ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी को अल्टर कर सकते हैं, न्यूरोजेनेसिस को कम कर सकते हैं, क्रिएशन ऑफ न्यू ब्रेन सेल्स, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कर सकते हैं, और ब्रेन सेल्स को डैमेज कर सकते हैं। हार्मफुल बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल जैसे होता है इकोलाई होता है, इकोलाई आता है, क्लोस्ट्रिडियम आता है, क्लोस्ट्रिडियम या फंगी आता है, फंगी में कैंडिडा आता है। जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं ये एलपीएस सिक्रेट करते हैं, लिपोपॉलीसैकेराइड, जो कि टॉक्सिन्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को डैमेज करते हैं और न्यूरो इन्फ्लेमेशन करते हैं, न्यूरॉन्स में इन्फ्लेमेशन करते हैं। अब हम देखेंगे ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है, इससे हमें ये टॉपिक समझने में जो है हेल्प होगी। ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है ये स्पेशल टाइप का बैरियर होता है जो कि ब्रेन में हो, ब्रेन में जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनमें और ब्रेन के दरमियान जो होता है ये ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, प्रोटेक्टिव बैरियर होता है। उससे क्या होता है, इसमें टाइट जंक्शंस होते हैं। इसके अलावा ब्रेन के बाहर जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनमें पोर्स भी होते हैं, लेकिन जो ब्रेन में जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनमें होते हैं टाइट जंक्शंस। ये जो है पोर्स बंद होते हैं, इसलिए क्योंकि जो है ब्रेन जो है सेंसिटिव पार्ट होता है बॉडी का, ये जो है ये एलो करता है ऑनली एसेंशियल जो है न्यूट्रिएंट्स जो है एलो करता है ब्लड ब्रेन बैरियर, लेकिन हार्मफुल सब्सटेंसेस कोई पास नहीं करता है ब्लड ब्रेन बैरियर ब्रेन के अंदर। जैसे एलपीएस हमने देखा, लिपोपॉलीसैकेराइड्स या हार्मफुल सब्सटेंसेस कोई क्रॉस करने नहीं देता है। लेकिन जब हार्मफुल बैक्टीरिया जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को ही डिस्टर्ब करते हैं, उसकी वजह से जो है हार्मफुल बैक्टीरिया ब्रेन के अंदर चले जाते हैं, उसकी वजह से जो है मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो सकता है। लेकिन बेनिफिशियल बैक्टीरिया जैसे कि फैक्लिबैक्टीरियम प्यूजी होता है, ये जो है ये बनाता है ब्यूटारेट जो होता है शॉर्ट चेन फैटी एसिड होता है। इसके शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स के बारे में हम भी आगे बात करेंगे। ये जो ब्यूटारेट होता है ये जो है पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट
पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज उसके होते हैं, गाट हीलिंग और ब्रेन प्रोटेक्टिंग प्रॉपर्टीज इसमें होते हैं। अब हम देखेंगे थर्ड मैकेनिज्म लिंकिंग गाट माइक्रोब्स एंड मेंटल हेल्थ, जो वेगस नर्व। वेगस नर्व डायरेक्ट गाट ब्रेन कम्युनिकेशन पाथवे। वेगस नर्व जो है इसी के थ्रू जो है गाट माइक्रोब्स जो है ब्रेन के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं, जो वेगस नर्व है। वेगस नर्व जो है हमारे ब्रेन से डेवलप होते हैं। माइक्रोब्स जैसे कि लैक्टोबैसिलस रेमिनोसस, ये देखा गया है कि लैक्टोबैसिलस रेमिनोसस से जो है माउस में जो है डिप्रेशन दूर होता है, लेकिन तभी होता है अगर इसके पास जो है फंक्शनल होगी वेगस नर्व। अगर वेगस नर्व इसमें कॉम्प्रोमाइज्ड होगी तब डिप्रेशन दूर नहीं होगा। इससे हमें पता चलता है कि गाट माइक्रोब जो है कैसे हमारे मेंटल हेल्थ को जो है रेगुलेट करता है। गाट माइक्रोब जो है ये स्टिमुलेट करते हैं वेगस नर्व को टू रिलीज एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन जब ब्रेन में निकलता है उसके जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे कि वो सप्रेस करता है प्रो इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस, प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनेस को रिलीज होने में। जैसे हमने देखा इंटरल्यूकिन 6 हमने देखा, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा हमने देखा, तो उसकी वजह से जो है न्यूरो इन्फ्लेमेशन नहीं हो जाता है, जो कि लिक्विड होता है, जैसे अल्जाइमर डिजीज या पार्किंसन डिजीज। फोर्थ मैकेनिज्म लिंकिंग गाट माइक्रोब्स एंड मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस रेस्पॉन्स एंड द HPA एक्सिस। द हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस is a neuroendocrine system that regulates stress responses, metabolism, immune function and mood। ये जो होता है मेनली जो HPA एक्सिस होता है स्ट्रेस रेस्पॉन्सेस को रेगुलेट करता है। 3 चीजें आती है इसमें, आता है हाइपोथैलेमस और आता है पिट्यूटरी ग्लैंड और आता है एड्रिनल ग्लैंड्स। ये जो है कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं और फिर स्ट्रेस रेस्पॉन्सेस रेगुलेट करते हैं। अब हम देखेंगे ये एक्सिस कैसे काम करती है। हाइपोथैलेमस जो है स्ट्रेस को जब डिटेक्ट करता है चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस होगा या इमोशनल स्ट्रेस होगा, ये रिलीज करता है कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है सिग्नल देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को टू रिलीज ACTH, एडेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ACTH जो है ये सिग्नल देता है एड्रिनल ग्लैंड्स को, जो कि पेयर होता है किड जिसके ऊपर, सिग्नल देता है एड्रिनल ग्लैंड्स को टू रिलीज कार्टिसोल। कार्टिसोल जो होता है यही जो है प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन होता है। शॉर्ट टर्म इसके बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि बूस्ट एनर्जी, ये बूस्ट करता है, शार्पनेस फोकस, और ये नॉन अर्जेंट फंक्शंस को ये सप्रेस करता है, जैसे डाइजेशन को। लेकिन अगर क्रोनिक हाई कार्टिसोल होगा हमारी बॉडी में, उसकी वजह से क्या होता है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस डिसऑर्डर्स होते हैं, और क्या है कि फैटीग होता है। अब डिस्बायोसिस के दौरान हार्मफुल बैक्टीरिया का नंबर बढ़ जाता है और गुड बैक्टीरिया का नंबर कम हो जाता है। उसमें क्या हो जाता है कि HPA एक्सिस जो है ओवर एक्टिविटी हो जाती है इसकी, उसकी वजह से हाई कार्टिसोल निकलता है, उसकी वजह से जो है मेंटल हेल्थ इफेक्ट होता है। अब जो फिफ्थ मैकेनिज्म है लिंकिंग गट माइक्रोबायोटा एंड मेंटल हेल्थ, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। हमारे गट माइक्रोब्स जो होते हैं वो जो है डाइटरी फाइबर्स को कन्वर्ट करते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स में, जैसे ब्यूटारेट होता है, एस्टेट होता है, प्रोपियोनेट होता है। फाइबर जो होते हैं ये प्लांट बेस्ड फूड होता है, जो कि हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है। हमारी बॉडी में कोई ऐसा एंजाइम नहीं है जो कि इनको डाइजेस्ट कर सके, लेकिन हमारे जो गुड माइक्रोब्स होते हैं वो क्या करते हैं कि इन फाइबर्स, डाइटरी फाइबर जो हम खाते हैं, डाइटरी फाइबर्स को जो है फर्मेंटेशन करते हैं, उनको बनाते हैं ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड। बैक्टीरियल फर्मेंटेशन जो होती है ये मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, उनमें ये बाय प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। जो इन शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स के बहुत सारे जो है बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि ये लीकी गट होने से बचाते हैं, इंटेस्टाइनल वाल को जो स्ट्रांग रखते हैं, एक तो ये है। दूसरा जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को ये स्ट्रेंथ देते हैं, उसकी वजह से जो हार्मफुल सब्सटेंसेस या प्रो इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस या टॉक्सिन जो है हमारे ब्रेन के अंदर नहीं जाते हैं, उसकी वजह से ब्रेन को बचाते हैं न्यूरो इन्फ्लेमेशन से, जो कि लिंक्ड होता है एंजाइटी और डिप्रेशन से। अब हम देखेंगे हाउ टू मेंटेन हेल्दी गट माइक्रोब्स एंड द गट हेल्थ। अब हम देखेंगे हाउ टू मेंटेन हेल्दी गट माइक्रोब्स एंड द गट हेल्थ। अब हम देखेंगे कि हम कैसे हेल्दी माइक्रोब्स को जो है मेंटेन रख सकते हैं और गट हेल्थ को कैसे मेंटेन रख सकते हैं।
इसमें जो पहला आता है प्रीबायोटिक फाइबर्स। प्रीबायोटिक फाइबर जो हमने अभी देखा है, जो होते हैं प्लांट बेस्ड जो है फूड होते हैं, ये नॉन डाइजेस्टेबल फाइबर्स होते हैं, हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते, लेकिन हमारे गुड बैक्टीरिया जो है इनको फर्मेंट करते हैं, ये बनाते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। और जो फाइबर्स होते हैं ये स्टिमुलेट करते हैं ग्रोथ ऑफ गुड बैक्टीरिया, जैसे लैक्टोबैसिलस या बाइफिडोबैक्टीरियम होता है। अब हम देखेंगे सोर्स किस किस चीज में ये होता है। वेजिटेबल्स में से जैसे गार्लिक होता है, ऑनियन होता है, एस्परागस होता है, आर्टिचोक होता है। इनमें जो होता है, इनमें होता है इनोलिन एंड एफओएस, फैक्टो ऑलिगोसैकराइड्स, जो कि क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं। फ्रूट्स में से जो होते हैं, जैसे बनानाज में होते हैं, एप्पल में होते हैं, लेकिन ये बनाना जो है ज्यादा राइपर नहीं होना चाहिए, और बनाना में होता है रेजिस्टेंट स्टार्च। एप्पल जो है विद सिकन होना चाहिए, उसमें फाइबर्स होते हैं जैसे पेप्टन। ग्रेन्स एंड लेग्यूम्स, ओट्स होते हैं जैसे बार्लीज होते हैं, उनमें जो होते हैं ये फाइबर्स होते हैं, जो कि हमें लेने चाहिए। उससे जो है हम हेल्दी माइक्रोब्स रख सकते हैं, उसकी वजह से जो है गुड मेंटल हेल्थ भी जो है हम मेंटेन रख सकते हैं। दूसरा जो है प्रोबायोटिक फूड, ये होते हैं लाइव बेनिफिशियल बैक्टीरिया या हार्मफुल बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करते हैं, और जो है गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ को बढ़ाते हैं, एंड प्रोड्यूस हेल्पफुल सब्सटेंसेस जैसे विटामिन को ये प्रोड्यूस करते हैं, एंजाइम्स, न्यूरोट्रांसमीटर जो हमने देखा, और इम्प्रूव करते हैं मूड। अब जो इनका सोर्स है जिसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं, जैसे योगर्ट होता है, जैसे दही, फिर होता है किमची होता है, इनमें जो है प्रोबायोटिक जैसे लैक्टोबैसिलस होते हैं। तो और आते हैं प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स, ये होते हैं जैसे कैप्सूल्स या पाउडर्स होते हैं या लिक्विड्स होते हैं, इनमें जो है बेनिफिशियल बैक्टीरिया या फंगल स्ट्रेनस होते हैं, जो कि हम एज ए सप्लीमेंट ले सकते हैं। कॉमन स्ट्रेनस जो प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स में होते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस रेमिनोसस, लैक्टोबैसिलस एस्टोफाइलस होता है, बाइफिडोबैक्टीरियम नोगम होता है, या सैक्रोमाइसिस बोलराइडी जो कि एक यीस्ट होता है। ये कॉमनली स्ट्रेनस जो है प्रोबायोटिक सप्लीमेंट्स में होते हैं, जैसे मार्केट में आते हैं डेरोलेक कैप्सूल्स आते हैं, डेरोलेक एक्वा आता है, डेरोलेक सेशे आते हैं। अब हम देखेंगे पॉलीफिनॉल्स। पॉलीफिनॉल्स जो होते हैं ये नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं, जो कि प्लांट्स में होते हैं, जो कि पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फ्लेमेशन से बचाते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं, प्रोटेक्ट न्यूरॉन्स एंड एक्ट लाइक प्रीबायोटिक्स। और ये प्रीबायोटिक्स जैसे प्रीबायोटिक्स ये एक्ट करते हैं, हेल्प ग्रो गुड गट माइक्रोब्स को ये हेल्प करते हैं ग्रो करने में, लैक्टोबैसिलस एंड बाइफिडोबैक्टीरियम। इनका सोर्स है जैसे पॉलीफिनॉल्स जिसमें होते हैं, जैसे बेरीज होते हैं, ब्लूबेरीज होते हैं, ब्लैकबेरीज होते हैं, रेस्पबेरीज होते हैं, इनमें जो है पॉलीफिनॉल्स होते हैं, जैसे कि फ्लेवोनॉइड्स होते हैं बेरीज में। डार्क चॉकलेट में जो है होता है 70% से ज़्यादा है जो है फ्लेवोनॉइड्स होते हैं डार्क चॉकलेट में। ग्रीन टी में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, ऑलिव ऑयल में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, टर्मरिक में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, जैसे कर्क्यूमिनॉइड्स होते हैं। देखिए व्हाट टू अवॉइड, हमें क्या क्या चीज़ें जो है अवॉइड करनी चाहिए। हाई शुगर एंड जंक फूड्स फीड हार्मफुल बैक्टीरिया। हाई शुगर कंटेनिंग फूड्स या जंक फूड जो अगर हम लेंगे, उससे जो है वो जो है फीड करते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया को, उससे जो गट डिसबायोसिस हो जाती है, उसकी वजह से जो है मेंटल इश्यूज हो सकते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो हम यूज़ करते हैं, जैसे एस्पार्टेम होता है, लिमिट। तीसरा जो है लिमिट अननेसेसरी यूज ऑफ एंटीबायोटिक जो है ये डिस्टिंग्विश नहीं करते हैं गुड और बैड बैक्टीरिया में, ये दोनों को किल करते हैं। हमें जो है तभी एंटीबायोटिक्स यूज करनी चाहिए जब हमें इनकी ज़रूरत हो।